Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very warm welcome to JIB CIB Prep. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट BRBL तैयार, जहां मॉड्यूल सी का यूनिट 20 आज करेंगे. यूनिट 20 टॉक्स अबाउट बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891, एन इजी एक्ट. ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ध्यान से मुझे सुनते जाइए और जल्द ही हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे. एविडेंस एक ब्रिक की तरह होती है. ऐसे ब्रिक बाय ब्रिक वॉल बनती है ना. उसी तरीके से एविडेंस इकट्ठा करते हुए आप प्रूफ्स बनाते हैं, है ना. जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल्स हैं, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेशन की तरह, इन्वेस्टिगेशन के टाइम या कोर्ट में लिटिगेशन के टाइम प्रोड्यूस करी जाती हैं टू कम टू अ कंक्लूजन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए एज अ बैंक कैसे रेलेवेंट है. एक बैंक से एक कस्टमर ने अगर कोई लोन लिया, अगर कोई लोन लिया, ठीक है, तो इस लोन के रिकॉर्ड होगा. मान लेते हैं बैंक बोल रहा है 10,000 का लोन लिया है और कस्टमर बोल रहा है मैंने तो 8,000 का लोन लिया है. तो एविडेंस क्या है? ये रिकॉर्ड ही तो एविडेंस जैसे काम करेंगे. खाली मुंह से बोलने से तो देयर विल बी नो रिकॉर्ड दैट कैन बी प्रूव्ड. देयर कैन बी नथिंग दैट कैन बी प्रूव्ड. यस, फॉर एविडेंस जो है हमारे लिए कोर्ट ऑफ लॉ में दिखाया जाएगा. एंड दिस इज हाउ. जैसे क्योंकि जब भी कोई बंदा, कोई कस्टमर अगर कोई लोन लेता है या कोई भी तरीके की ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी बैंक के साथ, तो उसके अगेंस्ट बैंकर ने कोई रिसीट इशू करी होगी, कुछ बुक्स में चट एंट्री करी होगी. यस, तो ये जो रिकॉर्ड है ये एविडेंस जैसे एक्ट करेंगे. ओके, और जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं ये 100% ऑथेंटिक होने पड़ेंगे. एंड टू प्रूव दैट देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस दैट बैंक्स विल हैव टू फॉलो. ओके, तो बैंक्स मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट्स कस्टमर्स के, चाहे वो बोरोअर्स हो या कोई और भी जना हो. बाकी डिटेल्स होंगी अलग अलग तरीके के लेजर्स में, रजिस्टर्स में. ठीक है, तो जब भी कोई क्लेम होगा बैंक का, कुछ क्लेम इस्टेब्लिश करना होगा, कुछ कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना होगा या सिमिलर फॉरम्स में प्रूव करना होगा, तो ये बुक्स की ओरिजिनल लगता है, ओरिजिनली प्रूव प्रोड्यूस करना पड़ता है. इसलिए तो हम बोल रहे हैं ऑथेंटिक. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू सो, देयरफॉर उनके एक्सट्रैक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करे जाते हैं. And to facilitate the production of such evidence easy तरीके से and to have evidentiary value of the extracts and copies, Bankers Books Evidence Act came into picture. हमारे पास वैसे तो एविडेंस एक्ट सेपरेटली है, बट फॉर अस एज बैंकर्स हमारे लिए बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 इनैक्ट किया गया, जो अमेंड हुआ लॉ ऑफ एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू बैंकर्स बुक्स. तो इफ़ यू रिमेंबर, जब आईटी एक्ट आया था जिसके बारे में हमने मॉड्यूल डी में पढ़ा है ना, आईटी एक्ट में हमने बोला था कि जब आईटी एक्ट आया था तो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट में भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़े थे. यस, एप्लीकेबिलिटी और कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं. हमारा बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट पूरे इंडिया पे लगता है, एक्सेप्ट ये सिर्फ एक ऐसा लॉ है जो हमारे सिलेबस में ऐसा है, जो सिमिलर लॉ हमारे पास जेएनके में है, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. हमारा करंट मतलब जो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है वो जेएनके में नहीं लगता है. सिर्फ दिस इज़ द ओनली एक्ट. बाकी सारे एक्ट जो हमारे सिलेबस में हैं वो पूरे इंडिया में लगते हैं. सिमिलर एक्ट है जो एग्जिस्ट करता है जेएनके के लिए. दिस केम इन टू पिक्चर, दिस केम इन टू पिक्चर इन ऑन 1 अक्टूबर, गांधी जी के बर्थडे से एक दिन पहले 1890 में. और कंपनीज जो है कंपनीज एक्ट, जब भी हम कंपनी का रेफरेंस देंगे यहाँ पे तो उसे हम कंपनीज एक्ट का ही पकड़ेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू, देयर इज नो सेपरेट डेफिनेशन मेंशन्ड इन हेयर. ओके, पूरे इंडिया पे लगता है एक्सेप्ट, ध्यान से. ओके,
ओके, डेफिनेशंस, जैसे अगर मैं कंपनी के बारे में बात करती हूँ तो कंपनी यहाँ पे जैसे कंपनीज एक्ट में बता रखी है वैसे ही है। कॉरपोरेशन कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे कि कोई लॉ से बनी है, जो कोई लॉ से बनी है वो कॉरपोरेशन होगी। जैसे हमारे पास आरबीआई है, आरबीआई एक्ट 1934 से बना है, ठीक है ना। ये ऐसे एसबीआई एक्ट 1955 से बना है, इस तरीके से ना। बैंकर या बैंक क्या है, इसमें कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन, कोई पार्टनरशिप, कोई इंडिविजुअल जो बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है वो आ जाएगा। और इसमें पोस्ट ऑफिस, बैंक्स और मनी ऑर्डर ऑफिसेज भी इंक्लूड होते हैं। अगर मैं बैंक के बुक्स के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे हर तरीके के लेजर्स, डे बुक, कैश बुक, चाहे वो रिटर्न हो या इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिकली आईटी वाला एंगल आ गया अपन के पास। रिकॉर्ड्स को ऑन साइट, ऑफ साइट और डिज़ास्टर रिकवरी साइट पे भी रखना होता है। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में पूछा गया ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंक्वायरीज, आर्बिट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल लॉ में या किसी और लॉ में लीगल प्रोसीडिंग बीबीई से की जा सकती है। और पुलिस या फिर जो ऑथराइज पर्सन है एक्सेप्ट मजिस्ट्रेट यहाँ लीगल प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं कोर्ट के बारे में बात करती हूँ तो वो हर एक पर्सन या अथॉरिटी जिसके सामने आप लीगल कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं वो कोर्ट है। जज यहाँ पे हाई कोर्ट के जज ही हैं, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन जी। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, ट्रायल मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कानूनी कार्यवाही चल रही, तारीख है, इसका केस चल रहा है कोर्ट में, तो जो केस चल रहा है उसे ट्रायल बोलते हैं। जो हियरिंग रहती है कोर्ट में उसमें जिसमें सबूत वगैरह आपको प्रोड्यूस करने होते हैं। ब्रॉडली इंटरप्रेटेड व्हेन रेड विद डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एंड कोर्ट, लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट के साथ आप ट्रायल को ज़्यादातर पढ़ते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज़ में बैंकर्स बुक्स रिक्वायर ट्रू कॉपी, मेंशन दैट ये ट्रू कॉपी है, मतलब मान लेते हैं किसी आप लेजर्स है पूरे उठा के तो लेके जा नहीं सकते तो उसकी ट्रू कॉपी जाएगी। उस ट्रू कॉपी के लिए सिग्नेचर रहेगा ऑथराइज पर्सन का कि हाँ भैया ये कॉपी सही है। बेसिकली जैसे हम डिस्क्लेमर्स देते हैं या क्या बोलते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, जस्ट अ मोमेंट, अटेस्ट करते हैं ना, ऐसे हम अटेस्ट करते हैं, सेल्फ अटेस्ट करते हैं अपने रिज्यूमे, अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। उसी तरीके से अटेस्टेशन लगती है फ्रॉम द रेलिवेंट ऑथराइज्ड अथॉरिटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टाफ का कंप्यूटर था जिससे कोई वो एंट्री हुई है तो उस बंदे की एंट्री लगेगी कि हाँ भैया मेरे कंप्यूटर से हुआ। और उसकी एक और अटेस्टेशन लगेगा कि जो ये कंप्यूटर है मैं ही यूज़ कर रहा था और कोई नहीं यूज़ कर रहा था, बिज़नेस के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा था। और जैसे जो प्रिंसिपल होगा या फिर जो हमारे इस बैंक के मैनेजर होंगे, ठीक है, उनका भी सिग्नेचर लगेगा, अटेस्टेशन लगेगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ये मैंने जैसे अटेस्टेशन का एग्जांपल दिया उसी तरीके से ट्रू कॉपी सर्टिफाई करी जाएगी, सर्टिफाइड कॉपी जाएगी, बेसिकली अटेस्टेड कॉपी जाएगी। कंफर्मेशन द एंट्री और इस पार्ट ऑफ द बुक्स ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस स्पेसिफिकली, या कोई हमने स्पेशल एंट्री नहीं करी तो हम नॉर्मली हर बिजनेस का हर एक चीज़, हर एक सिमिलर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। अगर कॉपी मैकेनिकली ली गई है तो इसका भी सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ भैया ये एक्यूरेट है, कोई यहाँ पे ताल झोल झाल नहीं किया गया है। अगर जब कॉपी ली है बैंकर्स बुक्स से तो ओरिजिनल कॉपीज मान लेते हैं जस्ट इन केस डिस्ट्रॉय हो गई ओरिजिनल कॉपी यूजुअल कोर्स में, तो उस कॉपी का भी सर्टिफिकेशन लगेगा कि भैया ओरिजिनल कॉपी लेट से जल गई थी, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसका भी सर्टिफिकेशन लगता है। और हर एक सर्टिफिकेट में मेंशन जो ऊपर लिखा हुआ है, हर एक सर्टिफिकेशन में डेट भी बतानी पड़ेगी, कौन सी डेट को हुआ है। साइन रहेंगे प्रिंसिपल अकाउंटेंट के या मैनेजर के, उनके नाम और ऑफिशियल टाइटल के साथ। और ये है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस। अब कंडीशंस इन द प्रिंट आउट वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन बना तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। कंडीशन क्या है, जो रिकॉर्ड रहेगा वो हैंड रिटन नहीं हो सकता, इट विल हैव टू बी द प्रिंट आउट
अगर मतलब बेसिकली हो तो सकता है हैंड रिटन भी, बट अगर प्रिंट आउट है, अगर बोल रहे हैं, इफ द प्रिंट आउट इज देयर, सो कॉपी ऑफ फ्यू डॉक्यूमेंट्स इसमें साथ में अकम्पनी होगी। को कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। क्या लगेंगे? सेक्शन 2A बोलता है अगर नॉन हैंड रिटन बुक रिकॉर्ड्स हैं, हैंड रिटन नहीं है, तो प्रिंट आउट दिए जाएंगे। स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट या मैनेजर का सर्टिफिकेट लगेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रिंट आउट लिया गया है, ट्रू कॉपी है। फिर जो पर्सन उस कंप्यूटर का इंचार्ज था उसका सर्टिफिकेशन लगेगा कि भैया मैं ऑथराइज था, ऑथराइज एक्सेस था, सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सकता था कि कुछ डालना है, मॉडिफाई करना है डेटा। अनऑथराइज चेंजेस नहीं हुए हैं, टेम्परिंग नहीं हुई है, इसका सर्टिफिकेशन लगेगा। रिकवरी प्रोटोकॉल्स फॉर डेटा लॉस ड्यू टू सिस्टम फेलियर, जस्ट इन केस डेटा खो गया, ख़राब हो गया, तो उसका सर्टिफिकेशन लगेगा। डेटा अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उसका सर्टिफिकेशन लगेगा कि भैया डेटा जो है कंप्यूटर से हमने फ्लॉपी में, डिस्क में, टेप में, बेसिकली हर एक चीज़ का रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक चीज़ का एविडेंस बन रहा है। और एक्यूरेसी वेरिफिकेशन ऑल्सो कि जब डेटा हमने ट्रांसफ़र किया तो हमने ढंग से किया, एक्यूरेटली किया, कुछ हमने यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती थी। ठीक है। मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टोरेज, कैसे किया हमने, उसका सर्टिफिकेशन लगेगा। सेफ गार्ड, हमने प्रॉपरली स्टोर किया है डेटा को, प्रॉपर कस्टडी में, इसका सर्टिफिकेशन लगेगा। कि हमने अपने अपने हाथ में जो भी स्टेप्स थे हमारे, हमने वो सब कुछ लिए हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके टैम्परिंग, जस्ट इन केस कंप्यूटर में कुछ गड़बड़, कोई देर अनऑथराइज पर्सन ने गड़बड़ करने की कोशिश करी हो, और कोई भी एडिशनल मेजर्स जो कि सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था, एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी था, इन सब का सर्टिफिकेशन वो बंदे देगा जो बंदा इंचार्ज था उस कंप्यूटर का, जिस कंप्यूटर से ये ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका हम एविडेंस मांग रहे हैं। एडिशनल सर्टिफिकेट लगेगा कि एक डिक्लेरेशन चाहिएगा उस बंदे से जिसका कंप्यूटर था कि वो रेलेवेंट टाइम में प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा था कंप्यूटर को, रेलेवेंट डेटा अवेलेबल था, प्रिंट आउट ढंग से लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, मैंने बताया भी था। ये प्रोविजन बेसिकली इंश्योर करते हैं कि डेटा जो है, डेटा के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं हुई है, इंटीग्रल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली भी डेटा मेंटेन्ड है वो एक्यूरेटली मेंटेन्ड है, प्रॉपर अनऑथराइज एक्सेस हमने बैन करवाया, प्रोटेक्शन दे रखी है, कॉन्फिडेंस रहेगा रिलायबिलिटी पे, स्पेशली लॉ के एंगल से। ठीक है। अब प्रूफ क्या रहेगा सर्टेन एंट्रीज का बैंकर्स बुक्स में, क्या मोड रहेगा? अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन एंट्री फ्रॉम बैंकर्स बुक इज कंसिडर्ड एज प्राइमा फेसिया। प्राइमा फेसिया इज ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट जो सर्टिफाइड कॉपी है हम उसको बैंकर्स बुक्स एविडेंस मान लेंगे सारी सारी कानूनी कार्रवाई के लिए। और ये एडमिसिबल भी है एज अ रिकॉर्ड, जो भी मैटर्स, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी अकाउंट इसमें बन रखे हैं, रिकॉर्ड में डल रखे हैं। और जो सर्टिफाइड कॉपी है इसको हम ओरिजिनल एंट्री जैसे ही मानेंगे, क्योंकि हम पूरी की पूरी एंट्रीज उठा के तो लेके जा नहीं सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है। अब एडिशनल प्रूफ कहाँ पे का ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे एक केस हुआ था, चंद्रधर गोस्वामी वर्सेस गुवाहाटी बैंक लिमिटेड, ओके, 1967 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया कि खाली एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनसफिशिएंट है किसी बंदे को लायबल करार देने के लिए कि हाँ भैया इस बंदे ने तो हमारी देनदारी है, इस बंदे को तुम्हारे पैसे देने हैं। वहाँ एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, द बैंक मेड द पेमेंट रिकॉर्ड इन द बुक्स। ऐसे तो नहीं खाली सर्टिफाइड कॉपी ले चलो, भाई जब तुमने लोन दिया होगा, कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी कहीं और भी, उसका तुमने एंट्री चढ़ाई होगी ना, वो लेकर आओ प्रूफ, एडिशनल एविडेंस चाहे हो सकता है। हाँ, इसका एक्सेप्शन है इफ द पर्सन एक्नॉलेज द करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज, जिस बंदे को जिस पे आप आरोप लगा रहे हो, जो डिफेंडेंट है, अगर वही एक्नॉलेज कर देता है कि हाँ भैया ये डेटा जो दिखा रहे हैं वो सही है, अगर ऐसी बात है तो एवरीथिंग इज गुड, आपको एडिशनल प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। केसेस इन विच ऑफिसर्स ऑफ बैंक आर नॉट कंपेलेबल टू प्रोड्यूस बुक्स, कहाँ पे? जैसे क्योंकि अगर कोर्ट ऑफ लॉ से बोल रहा है, सम्मन आया है, जाओ बुलावा आया है आपका, आपको जाना पड़ेगा, आप कब आप मना कर सकते हो? सेक्शन 5 BBE का बोलता है नॉन कंप्लायबिलिटी इन प्रोसीडिंग वेयर बैंक इज नॉट अ पार्टी। मतलब दो लोगों की बातचीत चल रही है, बैंक का कोई मतलब ही नहीं है, आप उनको बुला रहे हो,
वहाँ पे बैंकर को या बैंक को आप ज़बरदस्ती नहीं बुला सकते, बैंक ऑफिसर्स को आप कंपेल नहीं कर सकते कि किताबें दिखाओ किसी लीगल प्रोसीडिंग में अगर वो पार्टी नहीं है। जो कंटेंट है बुक्स की कैन बी प्रूव वाया सर्टिफाइड कॉपीज इंस्टेड। सर्टिफाइड कॉपी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे हम अटेस्टेशन देते हैं उस तरीके से जो प्रिंसिपल मैनेजर है या प्रिंसिपल अकाउंटेंट है अलॉन्ग विद द कंप्यूटर, जिसके कंप्यूटर पे ट्रांजैक्शन हुई, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज मंगाई जा सकती हैं। अब एग्जेम्पशन टेस्टिफाई करना मतलब जाके सब क्या बोलते हैं, गवाह बनते हैं ना, गवाही देते हैं। तो टेस्टिफाई करने में एग्जेम्पशन कैसे हो सकती है, बैंक ऑफिसर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्टिफाई अबाउट मैटर ट्रांजैक्शन अकाउंट रिकॉर्डेड इन सर्टिफाइड कॉपीज, बट इसका एक्सेप्शन है। अगर कोर्ट ने बोला है कि आओ भाई आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी गवाही चाहिए, तो हो सकता है फॉर सब डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन या टेस्टिमनी देने के लिए किसी स्पेशल कॉज में, किसी स्पेशल सिनेरियो में हो सकता है कि एक बैंकर को बुलाया जा सकता है गवाही देने के लिए। ठीक है, इट इज जस्ट एन एक्सेप्शन, जस्ट इन केस सिनेरियो। ओके दोस्तों, नाउ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन रिकवरी साइट्स में प्रोडक्शन कैसे होगा, जब भी कोई बैंक किसी मतलब बैंक ने किसी को उधार दिया, वो पैसे दे नहीं रहा है, रिकवरी सूट फाइल हुआ है, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो तब तक नहीं देने जब तक ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन नहीं आया है। When a bank files suit for recovery, the original document do not need to be produced unless the authenticity of the document is disputed। कि बोल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट ही ऑथेंटिक नहीं है, जब ऐसा सिनेरियो है हाँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है, मतलब एक केस हुआ है आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस कपिल देव शर्मा 2015, रिसेंट ही केस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या रूल किया, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ तभी आप इंसिस्ट कर सकते हो जब आप वैलिडिटी पे, मतलब डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो। Parties must not dispute documents previously, especially if they relate to disputing parties and bear proper signature। अगर आपकी साइन हो रखे हैं, फालतू में तो नहीं हो रखे, ऑथेंटिक ही होंगे भाई। ठीक है, अवॉइडिंग अननेसेसरी इंसिस्टेंस ऑन ओरिजिनल प्रिवेंट्स डिलेज इन कमर्शियल डिस्प्यूट एडजुडिकेशन। तो हाई कोर्ट ने कहा फालतू में तुम बार बार ला के आ रहे हो, तुम इसे तारीख पे तारीख मांग रहे हो ना, कोर्ट का केस टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो इम्प्लीकेशन क्या है यहाँ पे, बैंक के ऑफिसर्स को इस केस ने अननेसेसरी लीगल बर्डन से बचा लिया, प्रमोट किया यूज़ ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़ ताकि लीगल प्रोसेस से आप स्ट्रीमलाइन हो सके, और एनकरेज किया कोर्ट को टू मिनिमाइज प्रोसीजरल डिलेज, तारीख पे तारीख ना करनी पड़े कि अभी वाला डॉक्यूमेंट लाओ वो वाला डॉक्यूमेंट लाओ, क्योंकि अब सर्टिफाइड कॉपीज़ ले लिया अनलेस ऑथेंटिसिटी इज चैलेंज। तो बस एक ये हमारे लिए की पॉइंट है इस टॉपिक से। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैकमिलन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल्सो इन प्रीवियस ईयर में भी ऑलमोस्ट मुझे एक ना एक शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पर दिखा है। ठीक है, सेक्शन 6 बोलता है, इस सेक्शन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं सारे सेक्शन आपको याद करने को नहीं बोलती हूँ, बट इस सेक्शन हमें याद करना है। जब भी विद इन अ टाइम टू बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, अगर एप्लीकेशन होता है, सर्टिफाइड कॉपी सारी एंट्रीज की, कोई भी कानूनी कार्यवाही चल रही है, और मे ऑर्डर द बैंक टू प्रिपेयर और प्रोड्यूस द कोर्ट और द जज हम जब बोल रहे हैं बीबी में, तो हम हाई कोर्ट के जज के बारे में बात कर रहे हैं, वो बोल सकता है, कोर्ट के पास, जज के पास लिबर्टी है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपीज मंगवा सकता है बैंकर्स के बुक की। ऑफ कोर्स उसमें हो सकता है वो बोल दे कि सर्टिफिकेट दीजिएगी, कोई भी एंट्री जो है गड़बड़ नहीं है। अब सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट बोलता है, कोई भी पार्टी जब भी कोई कानूनी कार्यवाही लीगल प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में या जज के सामने, यहाँ पे कोर्ट भी और जज भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपीज़ मंगा सकता है बैंकर्स की बुक की, और रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ बनाए, फर्दर सर्टिफिकेट बोल हो सकता है। इस सर्टिफिकेट के लिए भी सर्टिफिकेट की, इस सर्टिफिकेट में जो हम बता रहे हैं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सर्टिफिकेट में डेट और साइन भी रहेगा प्रॉपर, जैसे मैनर में कि कौन बंदा ऑथराइज है, कौन बंदा कर रहा है, बेसिकली सिग्नेचर और सर्टिफिकेशन भी। ठीक है, अब जो ऑर्डर है, नोटिस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जो ऑर्डर आ रहा है कोर्ट से, जज से,
वो हो सकता है बैंक से किसी को बुलावा सम्मन भेजा हो कि आओ, या बिना सम्मन भेजे भी हो सकता है ऑर्डर दिया जा रहा हो बाय द कोर्ट और बाय द जज। बैंक के पास, नाउ दिस इज व्हाट द क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम इन योर एग्जामिनेशन प्रीवियसली, कम से कम जैसे अगर आज ऑर्डर आया बैंक से, सॉरी कोर्ट से बैंक के पास कि आओ हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपको सम्मन किया गया है, तो क्लियर डेज का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, 3 दिन का समय देना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। मान लेते हैं फ्राइडे को ऑर्डर आया कि आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, तो फ्राइडे सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे तक आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। 3 क्लियर डेज, 3 क्लियर डेज बीच में देंगे, मतलब वेडनेसडे को देना होगा आपको डॉक्टर बिफोर द डेडलाइन फॉर कंप्लायंस एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज अनलेस डिरेक्टेड अदरवाइज। अगर कोर्ट ने बोला नहीं 3 दिन नहीं, आपके पास 1 दिन का समय है, चाहे छुट्टी है चाहे कुछ भी है, अनलेस अदरवाइज डिरेक्टेड, फिर तो देना पड़ेगा, कोर्ट से जो बात आई वो तो करनी पड़ेगी। अब बैंक्स रिस्पॉन्स टू द ऑर्डर, अगर ऑर्डर आया कोर्ट से जज से, तो कंप्लायंस के लिए डेडलाइन जो दे रखी है वो 3 दिन है हमारे पास। अब बैंक बोल सकता है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा ट्रायल में, अगर जो भी आपका मुकदमा चल रहा होगा, और नोटिस भी बोल सकते हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। इन सच केसेस द ऑर्डर विल नॉट बी एनफोर्स विदाउट ऑब्टेनिंग अ फर्दर डायरेक्टिव ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट से ऑर्डर आया, आपने अपना इंटेंशन दे दिया टू कंटेस्ट द ऑर्डर, तो जब तक फर्दर डायरेक्शंस नहीं आएगी कोर्ट से, तब तक आप आगे कुछ भी आपसे मांगा नहीं जा सकता। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, डिस्क्रिशन है कोर्ट का, कोर्ट की मर्जी है कि कौन खर्चा बियर करेगा इसमें, ठीक है। कॉस्ट ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट और एनी एक्शन टेकन अंडर दिस ऑर्डर एज पर द एक्ट, कोर्ट का डिस्क्रिशन, मतलब कोर्ट की मर्जी। कॉस्ट पेबल बाय द बैंक, द कोर्ट में डायरेक्ट द बैंक टू पे कॉस्ट, फुल्ली भी हो सकता है पार्शली भी हो सकता है, टू अ पार्टी इफ द कॉस्ट अराउज ड्यू टू, बैंक की गलती है अगर, तो हो सकता है कि कोर्ट बोल दे या जज बोल दे बैंक को कि आपको खर्चा बेयर करना पड़ा, बैंक की वजह से इम्प्रॉपर डिले हुआ है। इन 2 केसेस में हो सकता है कोर्ट बोल दे कि भाई साहब बैंक जी आपको देनी है जो भी एप्लीकेशन का प्रोसेस कॉस्टिंग हो रही है। Enforcement of cost orders, orders for payment of cost can be enforced as though the bank were a party to the proceeding। मान लेते हैं बैंक पार्टी था ही नहीं, बट अगर बैंक की गलती है, बैंक की वजह से डिले हो रहा है, तो हाँ भाई साहब आप पे ऐसे ऑर्डर आ सकता है कोर्ट से कि चलिए जैसे आप पार्टी थे ऐसे ही हम मान लेंगे, आपको कॉस्ट बेयर करनी है। एंड दीज ऑर्डर्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अप्लाइंग टू कोर्ट ऑफ सिविल जुडिशरी एज इफ दे आर डिक्रीज ऑफ मनी। हम इसको डिक्री जैसे मानेंगे, जो ऑर्डर आ रहा है, डिक्री जनरली मनी के केस में होती है कि आपको इतना इतना पैसा देना है, इतना जुर्माना देना है, तो डिक्री जैसे आप यहाँ पर इसे मान लेंगे। Now, power to enforce on orders, the court that issued the order retains authority to enforce its own directives concerning the payment of cost। अगर जिस कोर्ट से ऑर्डर आया वो कोर्ट इसको चेंज मॉडिफाई एटसेट्रा भी कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है। That's it, चैप्टर 10 खत्म। Was it a difficult chapter? No। ठीक है, बाकी मैं समरी चार्ट इसके बन रखे हैं इस चैप्टर के, आई विल शेयर दोज विद यू व्हेन वी डू मैराथन्स। हर एक चैप्टर का हम हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाई करेंगे जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, बाकी मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी मैं आपसे ले रही हूँ अलविदा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो ये भी कर लीजिए, CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। That's it from my side. I'll take your leave. This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Bye bye.